रोज जब आप कंघी करते हैं तो बालों का एक गुच्छा उस कंघी में आपको फंसा हुआ दिखता है और फिर आप टेंशन में आ जाते हैं। भारी तादाद में बाल बाथरूम की फ्लोर पे ऐसे बिखरे हुए दिखते हैं। मेरा एक दोस्त है, मेरे पास आया, कहने लगा कि अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो, लड़कियों को चाहिए जितना हेयर लॉस हो जाए, जितना हेयर फॉल हो, पर वो गंजी नहीं होती हैं। महिलाओं में भी गंजापन आता है, थिनिंग होती है, जहाँ से रूट चले जाते हैं वहाँ पे डेफिनेटली ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। कुछ लोगों में ये बालों का झड़ना इतना ज्यादा क्यों होता है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गंजा करना स्टार्ट कर देते हैं खुद को, ताकि जाके उनको ऐसा लगता है कि बाल झड़ ही नहीं रहे तो वो गंजा नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। 80 to 90% केसेस में ये जेनेटिकली ड्रिवन है। सीरम की बात कर लें, शैम्पू हो गया, हेयर ऑयल हो गया, जो ये दावा करते हैं कि आप इनको यूज़ करोगे तो आपका जो हेयर लॉस है एकदम रुक जाएगा। पहली चीज़ तो क्या ये काम करते हैं? शैम्पू का बेसिकली यूज़ क्या होता है? तो शैम्पू इज़ अ क्लिनजिंग एजेंट, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बाल पतले होते जा रहे हैं, क्या करें, इन्हें घने कैसे बनाएं? दूसरा सवाल लोगों के मन में जो बहुत ज़्यादा आता है वो ये है कि भाई चलो बाल झड़ रहे थे, अब झड़ना कम हो गए हैं या रुक गए हैं, नए बाल कैसे उगेंगे? क्या हर इंसान जिसका हेयर फॉल हो रहा है उसको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए? क्या वो एक आइडियल कैंडिडेट है या फिर और अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं डॉक्टर्स के पास जिनसे ये चीज़ कंट्रोल की जा सकती है? जहाँ पे बाल नहीं है उसका ट्रीटमेंट हेयर ट्रांसप्लांटेशन है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं और आप हेयर ट्रांसप्लांट करोगे तो बाल झड़ना नहीं रुकने वाला है। हम बार बार ये बोल रहे हैं कि शादी के बाद हेयर लॉस, शादी के बाद हेयर लॉस, ऐसा क्यों है? शादी के बाद इतना हेयर लॉस क्यों है? जो टेस्टोस्टेरोन है जो बॉडी के अंदर बनता है वो उसी एज के बाद बनना स्टार्ट होता है। और हम शादी के बाद बाल झड़ना क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये डीएसटी की लेवल काफी हाई हो जाती है, उसके वजह से बाल झड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शादी के बाद स्ट्रेस में आ जाते हैं, इस वजह से आपका हेयर लॉस हो रहा है। ये बिल्कुल गलत है। नहीं तो लोग अपने पार्टनर को ब्लेम करने लगेंगे, तुम्हारी वजह से मेरे को हेयर लॉस हो रहा है। पहले तो 50 साल 60 साल की उम्र में लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते थे, अब इतना जल्दी ऐसा क्यों हो रहा है? प्रॉपर एक नींद नहीं है लोगों को। आजकल बहुत ही कम एज से लोग स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं, ड्रिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं। स्मोकिंग की वजह से जो हमारे बाल होते हैं वो काफ़ी पतले हो जाते हैं, मिनिचराइज्ड हो जाते हैं। अभी तो 15-16 साल के बच्चे आते हैं, उनके 50% बाल चले गए होते हैं। 18 साल का बच्चा घर से बाहर नहीं कर रहा है, अपने फ्रेंड के साथ नहीं घूम पा रहा है बिकॉज उसको बाल नहीं है। और मैं 18 साल में अगर ट्रांसप्लांट करने का सोचूंगा तो भी मुझे डर लगता है कि आगे इसका क्या होगा। रोज जब आप कंघी करते हैं तो बालों का एक गुच्छा उस कंघी में आपको फंसा हुआ दिखता है और फिर आप टेंशन में आ जाते हैं। शैम्पू करने से आपको डर लगने लगा है क्योंकि जब भी आप बाल धोते हैं भारी तादाद में बाल बाथरूम की फ्लोर पे ऐसे बिखरे हुए दिखते हैं और फिर जब आप शीशे में देखते हैं तो आपको पता चल रहा है कि भाई बाल एकदम पतले हो रहे हैं, स्कैल्प दिख रहा है। और आपको डर लगने लगा है कि स्पीड से अगर ऐसी ही चीज़ें चलती रहीं तो सिर पर बाल रहेंगे भी या नहीं। अब अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या आपके किसी जान पहचान वाले के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आज की बैठक ही आपके बहुत काम आने वाली है। आज आपको इन सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिलने वाला है। हमारे साथ आज बैठकी में मौजूद हैं डॉक्टर शशि सिंह चौहान। ये हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक सर्जन हैं, चेयरपर्सन है ला डेंसिटी हेयर, स्किन और लेज़र क्लिनिक लखनऊ में। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गजानन आनंद जाधव जो कि फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं ला डेंसिटी हेयर, स्किन एंड लेज़र क्लिनिक के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पर। आज ये दोनों हमें हेयर ट्रांसप्लांट से लेके हेयर लॉस तक जितने जुड़े आपके जो भी सवाल आपके मन में हैं इन सब के जवाब देंगे। डॉक्टर शशि, सबसे पहले तो मैं आपसे शुरू करती हूँ। मैं अपनी ही बात बताऊँ आपको, पिछले कुछ समय में मेरा काफ़ी वेट लॉस हुआ जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हेयर लॉस हो गया, तो मैं बहुत परेशान थी। तो मेरा एक दोस्त है, मेरे पास आया, कहने लगा कि अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो, लड़कियों को चाहिए जितना हेयर लॉस हो जाए, जितना हेयर फॉल हो, पर वो गंजी नहीं होती हैं, ये तो बेचारे हम लड़कों के साथ ही होता है। तो उस वक्त तो मैं बहुत खुश हो गई। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये सच नहीं है, लड़कियों को हो सकता है यार, गंजापन हो सकता है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, क्या वाकई ऐसा है कि आपको चाहे जितने आपके बाल झड़ रहे हों, लड़कियों में, महिलाओं में गंजापन नहीं होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महिलाओं में भी गंजापन आता है, थिनिंग होती है, जहाँ से रूट चले जाते हैं वहाँ पे डेफिनेटली ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। बट मेल की तरह नहीं होता है कि फ्रॉम हेयर टू बैक तक बाल चले जाए, पूरा टक्कलपन आ जाए, ये मेल के जैसा फीमेल में नहीं होता है। अच्छा, तो फिर आप एक बात बताइए डॉक्टर गजानन के, बेचारे पुरुषों को ये समस्या ज़्यादा क्यों है? गंजापन क्यों इतनी बड़ी समस्या है पुरुषों में? देखिए,
जो पैटर्न हेयर लॉस होता है, जिसको हम लोग मेल पैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं या फिर जेनेटिक हेयर लॉस होता है, तो मेल्स में धीरे धीरे बाल पीछे चले जाते हैं जो रूट से ख़त्म होते हैं। तो बेसिकली एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जो बोलते हैं हम लोग की, वो जेनेटिक और हार्मोन की वजह से होता है। जो हार्मोन होता है उसका नाम डायहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन होता है, जो मेल्स में ज़्यादातर हायर लेवल में होता है। फीमेल्स में भी इसकी मात्रा कभी कभी बढ़ जाती है, तो फीमेल्स में भी हेयर लॉस एंड्रोजेनेटिक की वजह से होता है। तो मेल में जो होता है वो पैटर्न हेयर लॉस होता है, फीमेल में जो होता है वो थिनिंग होती है, इन जनरलाइज थिनिंग होती है। तो यही बेसिक डिफरेंस है कि मेल हेयर लॉस पैटर्न अलग होता है, फीमेल हेयर लॉस पैटर्न होता है। तो इसकी वजह से जड़ खत्म होने के बाद वहाँ पे कम्प्लीटली प्लेन स्किन हो जाती है और वहाँ पे ट्रांसप्लांट के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब हमारा हेयर फॉल स्टार्ट होता है मेल्स में, तभी एक्शन करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर बाद में बहुत लेट हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ ये भी बताइए कि जैसे लड़कियां हैं, हम लोग के बाल थोड़े लंबे होते हैं, तो जब झड़ते हैं तो बहुत ही एविडेंटली पता चल रहा है कि झड़ रहे हैं। अब लड़कों में क्या, जब उनके बाल झड़ते हैं तो उनको पता चलता भी है कि बाल झड़ रहे हैं, क्योंकि छोटे बाल होते हैं? नहीं, पता चलता है मैम। अगर आप ट्रिमिंग छोटे बाल रखते हैं तो अगर पुरुष अपने बालों को वॉश कर रहे हैं तो छोटे छोटे बाल दिखते हैं, वो मिनिचराइज्ड हेयर होते हैं। अगर वो बहुत पतले होके गिर रहे हैं तो समझ में आता है। अगर हेल्दी बाल है, मोटे बाल हैं, वो गिर रहे हैं तो वो नॉर्मल है। अगर छोटे भी बाल है, हेल्दी है, वो गिर रहे हैं तो नॉर्मल है। मोस्टली चांसेस वो आते ही हैं, बट मिनिचराइज्ड होके गिर रहे हैं वो बाल आने के चांसेस नहीं है। अच्छा, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि देखो मैं तो तेल भी लगा रहा हूँ, मैं तो ध्यान भी रख रहा हूँ अपने बालों का, फिर भी मेरे जो बाल हैं वो झड़े जा रहे हैं। एंड आई एम श्योर हमारे जो ऑडियंस हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके साथ यही सेम चीज़ होती है कि वो अपने बालों का ध्यान तो रख रहे हैं पर फिर भी उनके बाल बहुत झड़ते हैं। तो कुछ लोगों में ये बालों का झड़ना इतना ज़्यादा क्यों होता है? मतलब क्या मेजर कॉजेज़ हो सकते हैं हेयर फॉल के? देखिए, अगर मेल्स की बात की जाए तो बहुत सारे, आपने जैसे बोला कि छोटे छोटे बाल होते हैं वो दिखते नहीं हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गंजा करना स्टार्ट कर देते हैं खुद को, ताकि जाके उनको ऐसा लगता है कि बाल झड़ ही नहीं रहे हैं तो वो गंजा नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। जो बाल जेनेटिकली इन्फ्लुएंस हो गए हैं, लेकिन डीएसटी का इफेक्ट है, जेनेटिक इफेक्ट आपके बालों पे अगर हो रहा है, भले आप बड़े रखें या छोटे रखें, बड़े बाल सिर्फ दिखेंगे आपको कि झड़ रहे, छोटे बाल दिखेंगे नहीं, तो आपको ऐसा लगा कि मेरे बाल झड़ नहीं रहे, फिर भी आप अंदर से गंजे होते जा रहे हो। जिस दिन बहुत ज़्यादा गंजे हो जाओगे तब आपको समझ में आएगा ये तो क्या हो गया मेरे साथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि आपने जो कि हम हेयर ऑयल यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं, फिर भी मेरे बाल क्यों झड़ रहे हैं? तो देखिए, इसके सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न यही है कि 80 to 90% केसेस में ये जेनेटिकली ड्रिवन है। आपके ख़ानदान में, लाइक आपके माताजी के साइड में या पिताजी के साइड में अगर आपको बॉल्डनेस है, तो वो जीन्स अगर आपके शरीर में है तो आप उस जीन्स को चेंज नहीं कर पाओगे। आप हेयर ऑयल करो या फिर कुछ अच्छा न्यूट्रिशन लो, फिर भी आपके बाल झड़ना नहीं रुकने वाले। जो डीएसटी है आपके बॉडी के अंदर तैयार हो रहा है, वो एक सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन से ही बनता है। जब हम, लाइक आपने कभी देखा होगा कि छोटे बच्चे गंजे नहीं होते हैं, जब हम एज में आते हैं, लाइक हम प्यूबर्टी बोलते हैं, प्यूबर्टी में ये हार्मोन स्टार्ट होता है। हमारे लाइक मेल्स को मुस्टैचेस, बियर्ड आना स्टार्ट हो जाती है, हमारा वॉइस चेंज हो जाता है। तो ये क्यों होता है? ये हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन जो कि आपको चेंज कर रहा है। बट टेस्टोस्टेरोन के साथ दूसरा एक हार्मोन है जो उसका नाम है डीएसटी, वो आपके बालों को कमज़ोर कर रहा है। तो पहले बोलते थे शादी के बाद बाल झड़ गए, वाइफ का टेंशन आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा रिप्रोडक्शन एज स्टार्ट हुआ है, हमारा हार्मोन का एक्टिविटी बढ़ा है, शादी के बाद उसकी बहुत ज़रूरत होती है, इसके वजह से बाल झड़ते हैं। तो आप ऑयल करिए, आप जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन है करना ज़रूरी है, मेडिसिन ज़रूरी है, आपका स्पीड ऑफ हेयर फॉल कम हो जाएगा। आप मे बी 2-4 सालों में जो गंजे होने वाले थे, हम उसको 10 साल तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हेल्प मिलेगी आपको, बट जीन्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर शशि, जैसे अभी डॉक्टर गजानन ने बताया कि भाई जेनेटिक रीजंस होते हैं कि आपके माता पिता के अगर बाल जल्दी झड़ गए थे या आपके परिवार में ऐसा रहा है तो आपके साथ भी होगा। पर बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनके परिवार में ये इशू नहीं रहा है पर उनको ये समस्या आ रही है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हेयर फॉल के कुछ बहुत ही आम कारण क्या हो सकते हैं? हाँ। जैसे कि आजकल की जो लाइफ है बहुत ही डिफरेंट हो गई है पहले के कंपेयर में। अगर लाइफस्टाइल देखेंगे कि आजकल बहुत ही कम एज से लोग स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं, ड्रिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं। स्मोकिंग की वजह से जो हमारे बाल होते हैं वो काफ़ी पतले हो जाते हैं, मिनिचराइज्ड हो जाते हैं। मिनिचराइज मतलब थिनिंग ऑफ द हेयर, वो मिनिचराइज्ड होकर बाल हमारे गिरते हैं। अगर मैं स्लीप साइकिल की बात करूं तो प्रॉपर एक नींद नहीं है लोगों को। पहले 6 से 8 घंटा तो प्रॉपर नींद होना चाहिए, बट आजकल ऐसा नहीं है।
और खाने की बात करें तो न्यूट्रिशन बहुत ही कम हो गया है। अगर आपको पिज़्ज़ा बर्गर मिला और फ्रूट चाट मिला तो आप फ्रूट चाट की तरफ नहीं जाएंगे, सबसे पहले आप चाट प्रेफर करेंगे खाना कि नहीं टेस्टी है। सो आप चाट से पहले मुझे लगता है आप फ्रूट चाट खाइए, तो उससे क्या होता है आपके न्यूट्रिशन जो भी डिफिशियंसी है वो कंप्लीट होती हैं। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी में अगर बात करेंगे, प्रोटीन जो हमारा ये बाल बना होता है बेसिकली प्रोटीन से, केराटिन प्लस प्रोटीन है इसमें। अगर प्रोटीन की मात्रा कम होती है जिसकी वजह से भी हमारे बाल गिरते हैं और पतले होते हैं। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दूं तो हमारे बॉडी में जितने भी हम न्यूट्रिशन सप्लीमेंट हैं सबसे पहले हमारे ऑर्गन्स को मिलते हैं, बाकी जगहों को मिलता है, सबसे लास्ट में जाके हमारे बालों को मिलता है, जिसकी वजह से बेचारे अगर कुछ भी अगर हम बीमार पड़े या फिर कुछ भी बीमारी हुआ, टेंशन हुआ, स्ट्रेस हुआ तो सबसे पहले यही गिरते हैं। आपने देखा होगा अगर किसी बीमारी से आप कोई इलनेस है लाइक टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, टीवी हो गया, या आप बहुत लंबे समय से स्ट्रेस से जूझ रहे हैं तो सबसे पहले आपके बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। जी, क्योंकि कोविड के बाद ये काफ़ी हुआ था ना, लोगों को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। एग्जैक्टली, कोविड में जो डिजीज़ थी वो तो थी बट सबसे ज़्यादा स्ट्रेस था, लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था जिसकी वजह से हमारे बालों के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट गया और बाल गिरे। सो आपको सबसे पहले तो जो भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है वो कंप्लीट करने चाहिए। न्यूट्रिशन में अगर आप देखेंगे खाने के लिए तो प्रोटीन हो गया, पालक हो गया, पनीर हो गया, दूध हो गया, छाछ हो गया, शकरकंद हो गया, और डेली जो भी आपके वेजिटेबल्स है, प्लस आपके डेली वे में आप जो आपके फ्रूट्स होते हैं आप वो लीजिए, सीजनल फ्रूट्स बेसिकली आप खा सकते हैं, जिससे ये काफ़ी हद तक आपके काम आएगा। तो मतलब कुल मिलाकर के अगर आप ठीक से सोते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, स्मोक करते हैं, और अगर आपका खान पान ठीक नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट अभी स्क्रीन टाइम हमें कम करने की ज़रूरत है। हमारी लाइफस्टाइल में जो इम्पोर्टेंट है कि लेकिन आप जब भी उठते हो, उठने के बाद आपका एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका प्राणायाम, मेडिटेशंस एंड लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज जो आपको डिटॉक्स करेगी। सी प्रॉब्लम क्या होगी, रात को आप सोते नहीं हो टाइम पे, हमारा एक साइकिल होता है बॉडी का जो डिटॉक्स करता है। रात को 11 बजे से सुबह 3 बजे तक एक 4 आवर्स का एक बेसिकली मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर होता है, जो आपके अंदर जो भी दिन भर टॉक्सिन्स क्रिएट हुए उसको लीवर डिटॉक्सिफाई करता है। बट क्या हो गया, रात को अभी हम 12-1 बजे के बाद सोते हैं तो वो जो क्रूशियल आवर्स हो गए हैं वो हमें नहीं मिल रहे बॉडी को स्टेबल करने के लिए। दैट इज़ वन थिंग। एक्सरसाइज की बहुत कमियां हो गई है। थर्ड थिंग की जो प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए उसका प्रॉपर हम नहीं ले रहे हैं। देन फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स जैसे मैडम ने कहा, अलॉन्ग विथ विटामिन सी कंटेनिंग फ्रूट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रेस सबसे इम्पॉर्टेंट वही है कि हमारा एक लाइफ को जो स्ट्रेस लेने की आदत बढ़ गई है। अगर हम देखेंगे हमारा इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स हम बहुत नीचे हैं, बहुत नीचे हैं। सो समवेयर वी आर लैकिंग। हमने कहीं ना कहीं पे जीना छोड़ दिया है, टू बी ऑनेस्ट आई टेल यू। तो हमें थोड़ा सा हमारे एटीट्यूड में चेंज करना होगा, लाइफ की तरफ हमारे एटीट्यूड को हमें बदलना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रीज़न है। जी, एडिशनल जो अभी हुआ है, बिकॉज आप अगर सोचोगे कि अभी जो प्यूबर्टी आ रही है, जो हमने बात करी अभी की प्यूबर्टी के बाद हमारी शादी होने के बाद बाल झड़ना शुरू हुआ करते थे पहले। अभी तो 15-16 साल के बच्चे आते हैं, उनके 50% बाल चले गए होते हैं। 18 साल में मुझे ट्रांसप्लांट करने की नौबत आ रही है कि जो हमारी गाइडलाइंस नहीं कहती करना चाहिए, बट ऑप्शन नहीं है। 18 साल का बच्चा घर से बाहर नहीं कर रहा है, अपने फ्रेंड के साथ नहीं घूम पा रहा है बिकॉज उसको बाल नहीं है। और मैं 18 साल में अगर ट्रांसप्लांट करने का सोचूंगा तो भी मुझे डर लगता है कि आगे इसका क्या होगा। कुछ दिनों तक इसके बाल ट्रांसप्लांट के, आज फ्रंट के 4 फिंगर के बाल चले गए हैं, कल और पीछे के चले जाएंगे तो फिर मैं करूंगा क्या? ये फिर से खुद को लॉक कर लेगा। मेरे पास इतने सारे पेशेंट्स हैं कि जिनको प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, एजुकेशनल इश्यूज़ है, शादियां नहीं हो रही है। अब 20 साल में कोई गंजा हो सकता है क्या आज? बट हो रहा है, ये फैक्ट है। तो इस फैक्ट को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हमें चेंज होना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें चेंज होगी। एक चीज़ मैंने नोट की, डॉक्टर के जाना ना बार बार ये बोल रहे हैं कि शादी के बाद हेयर लॉस, शादी के बाद हेयर लॉस। ऐसा क्यों है? शादी के बाद इतना हेयर लॉस क्यों है? नहीं, सी मैंने वही बताया आपको कि दिस इज़ रिलेटेड टू हॉर्मोन्स आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, देखिए प्यूबर्टी मतलब आप एडल्ट होना स्टार्ट हो गए हो जी। तो जो टेस्टोस्टेरोन है जो बॉडी के अंदर बनता है वो उसी एज के बाद बनना स्टार्ट होता है। तो ये एज जो है वो स्टार्टिंग एज है और आपका शादी की एज इज़ अ पीक एज, जहाँ पे देखिए हर ह्यूमन बीइंग अपनी फैमिली बनाना चाहता है। सो भगवान ने दिया गया है कि रिप्रोडक्शन इज़ आवर एम।
हमारे ज़िंदगी का एम ही भगवान ने ये बनाया कि रिप्रोडक्शन है, तो रिप्रोडक्शन के लिए हार्मोन्स होना बहुत ज़रूरी है। और हम शादी के बाद बाल झड़ना क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये DST की लेवल काफ़ी हाई हो जाती है, उसके वजह से बाल झड़ते हैं। तो इसका को रिलेशन ज़्यादा है, इसलिए मैं बार बार बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शादी के बाद स्ट्रेस में आ जाते हैं, इस वजह से आपका हेयर लॉस बिल्कुल हो भी रहा नहीं है। है, ये बिल्कुल गलत है। जो आपने सही पॉइंट निकाला है कि शादी की वजह से, टेंशन की वजह से बाल नहीं झड़ रहे हैं, आपके हार्मोन की वजह से झड़ रहे हैं। भले आप शादी करें या ना करें, वो झड़ने वाले नहीं तो लोग अपने पार्टनर को ब्लेम करने लगेंगे, तुम्हारी वजह से मेरे को हेयर लॉस हो रहा है। चलिए, अभी हम लोग न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे, तो एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, आजकल मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं और जो ये सप्लीमेंट्स हैं इनको इस दावे के साथ बेचा जाता है कि अगर आप ये खाएंगे तो आपका जो हेयर फॉल है वो रुक जाएगा, हेयर लॉस रुक जाएगा। तो पहली चीज़ तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या वाकई ये सप्लीमेंट्स काम करते हैं? और अगर हाँ, तो फिर अगर आप ऐसा कोई सप्लीमेंट खरीद रहे हैं तो किन बातों का ध्यान आप रखिए, क्या चीज़ें ज़रूर चेक करिए उन सप्लीमेंट्स में? आपसे शुरू करते हैं। देखिए, अगर सप्लीमेंट्स की आप बात करेंगे, जो आप मेडिसिन ले रहे हैं, जनरली जो बाल हमारे गिरते हैं कभी कभी अपने आप ही ये रुक जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे बाल गिर रहे हैं तो टक्कलपन ही आएगा या कभी रुकेंगे नहीं या फिर हम गंजा ही हो जाएंगे, इसका ऐसा कारण नहीं है। ये जनरली बाल कभी कभी अपने आप ही रुक जाते हैं। न्यूट्रिशन जब हम लेते हैं बेसिकली वो सीजनल होता है ना। हाँ। बहुत बार हमने देखा है कि हम अगर विंटर्स में बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, रुक भी जाते हैं, बट डेफिनेटली आपके अंदर डेफिशिएंसी है या नहीं है, आपकी क्वांटिटी कितनी जा रही है। देखिए, डेली रिकमेंडेड डोज होता है, हर विटामिन्स का, हर मिनरल्स का डोज होता है। अगर वो प्रोपोर्शनेट में हमारे पास आ रहे या नहीं आ रहे, जो भी सप्लीमेंट्स है, देखिए हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि ये मेडिसिन के अंदर क्या है नहीं है। मार्केट में कंट्रोल करना ये तो हम ड्रग अथॉरिटी का काम है। हम ब्लाइंडली ट्रस्ट ही कर सकते हैं या फिर ब्रांडेड चीज़ों लाइक ब्रांडेड कंपनीज में जा सकते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती है, जो थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट करती हैं। क्योंकि आपको पता है कि हम अंदर क्या है वो नहीं देख सकते, हम सिर्फ ऊपर लेबल में कितना डोज लिखा है उसके ऊपर, उसके हिसाब से हम रिकमेंडेशन कर सकते हैं। बेसिकली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं मेडिसिन को कि किस न्यूट्रिशन की आपको कमी है, और आइडेंटिफाई भी करते हैं। कई सारे टेस्ट कराते हैं हम जिसमें हमको पता चलता है कि यस विटामिन डी कम है या B12 कम है, तो डेफिनेटली उस चीज़ की रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं। पर बहुत बार ऐसा होता है कि लोग डॉक्टर से नहीं बात करते हैं, वो अपने आप ही जाके मार्केट से कोई सप्लीमेंट अगर ऐसा लिखा है उसके ऊपर कि हेयर लॉस रोकेगा, वो ख़रीद लेते हैं। तो ऐसे में किन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए? ऐसे में तो मैं यही कहूँगी, सबसे पहले डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। आप विजिट करिए डॉक्टर को, एटलीस्ट आपको कॉस्ट तो मालूम चले। देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे पास आते हैं, कई सालों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कई सारे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, बट वो ये सोच रहे थे कि हमारे बाल उग जाएंगे। बट मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी कि थोड़े बहुत बाल आए, बट बाद में क्या हुआ, गंजापन जो सामने था बस वो पीछे तक चला गया। वो ग्रेड 7 की एक बालनेस होती है, वहाँ तक बालनेस पहुँच गया। लास्ट में ऐसा हुआ कि पेशेंट को ट्रांसप्लांट कराना पड़ा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो पीछे के बाल है जो आगे हम लगाते हैं, बेसिकली इसको डोनर एरिया कहते हैं, सो उसमें भी मिनिचराइज्ड हो जाते हैं हेयर, पीछे भी पतलापन आ जाता है। वहाँ पे ट्रांसप्लांट करना थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि ग्राफ्ट बहुत ज़्यादा नहीं निकल पाता है। इसलिए समय रहते डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। वैसे भी आप सप्लीमेंट खरीद रहे हैं तो एक बार अगर आप डॉक्टर को विजिट कर लेंगे तो इसमें आपको प्रॉफिट है। मतलब बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी सप्लीमेंट ऐसा लेना डेफिनेटली, बिकॉज आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी डेफिशिएंसी है जी। आपको कभी कभी ओवरडोज भी हो सकता है किसी विटामिन्स का, जिससे वजह से भी बाल झड़ते हैं, ऐसा भी होता है। तो आपको बेसिकली फाइंड आउट करना है बिफोर यू स्टार्ट कि आपको किसकी ज़रूरत है। अब देखिए, जनरली लोग बोलते हैं कि बायोटीन ले लो। हाँ। पंच लाइन है, हर कंपनी में आप देखेंगे तो बायोटीन की एक परसेंटेज दी हुई है, बायोटीन बायोटीन बायोटीन। बायोटीन जो हम खाते हैं डेली, हमारे खाने में भी हमारे बॉडी को मिल जाता है। कभी कभी क्या होता है, नीड पड़ती है जब एक्सेस हेयर फॉल हो रहा है, चेक करने पे मालूम चलता है। बट अगर वो बायोटीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो भी दिक्कत करता है। इसलिए आपको डॉक्टर को मिलना बहुत ज़रूरी होता है कि कितने अमाउंट्स में हमको टैबलेट्स जो है क्या प्रिस्क्राइब करना चाहिए, इसलिए डॉक्टर की नीड है। ठीक है, तो चलिए ये तो सप्लीमेंट्स की बात हो गई। ऐसे बहुत सारे लगाने वाले प्रोडक्ट्स भी आते हैं, जैसे सीरम की बात कर लें, शैम्पू हो गया, हेयर ऑयल हो गया, जो ये दावा करते हैं कि आप इनको यूज़ करोगे तो आपका जो हेयर लॉस है एकदम रुक जाएगा। पहली चीज़ तो क्या ये काम करते हैं? देखिए, हाँ, तो देखिए इसके अंदर अभी कैटेगराइज करेंगे हम कि शैम्पू, ठीक है, शैम्पू का बेसिकली यूज़ क्या होता है। तो शैम्पू इज़ अ क्लिनजिंग एजेंट, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लाइक आप स्किन के लिए आप डेली फेस वॉश करते हो, ठीक है, या फिर पानी से धोते हो, या फिर कोई आप जो फेस वॉश आता है मार्केट में वो यूज़ करते हो, ताकि जाके जो भी आपका डेड स्किन है या डर्ट है वो निकल जाना चाहिए। वैसे ही हमारा स्कैल्प जो होता है वो ऑयल प्रोड्यूस करता है नेचुरली,
ओके एंड वहाँ पे भी डर्ट जो हम बाहर घूमते हैं, पोल्यूशन है, उसकी वजह से वो ख़राब हो सकता है। तो हमारे जो बेसिकली शैम्पूज़ काम करते हैं उसको क्लीन करने का काम करते हैं। तो शैम्पू से हेयर फॉल रुकता नहीं है, सिर्फ आपकी हेयर एंड स्किन हेल्दी होती है, क्लीन होती है, ताकि जाके आपके जो डैंड्रफ क्रिएट हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से कभी फंगल इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है तो वो नहीं होता है। तो शैम्पू बेसिकली क्लिनजिंग का काम करते हैं या फिर मॉइस्चराइजेशन का काम करते हैं। लाइक आपके पास हाइड्रेटिंग शैम्पूज आते हैं जिसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड होता है, तो किसी किसी के बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी या ड्राई रहते हैं, तो इस केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं। तो उससे हमारा जो टूटना है वो कम हो जाता है। लाइक आपने उसके नेक्स्ट बात करी कि जो लगाने वाले प्रोडक्ट्स हैं, देखिए 2 टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं जो स्कैल्प को लगाते हैं, लेकिन जो जड़ों के रूट्स में जाते हैं, लाइक रूट्स के अंदर चले जाते हैं, जड़ों के अंदर जाते हैं, वो एक है। और ऊपर एक्सटर्नल एप्लीकेशंस होते हैं। बहुत सारे आपने सलून्स की जो प्रिपरेशंस देखी है वो हम एक्सटर्नली बालों को अप्लाई करने वाली होती है, जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता। सिर्फ वो थोड़ा सा आपको मॉइस्चराइजेशन मेंटेन करते, थोड़ा फ्रीजीनेस कम करते हैं, बट प्रॉब्लम जो है वो जड़ों में है। आपकी जड़ें मजबूत नहीं, इसलिए आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके बाल वीक हो रहे हैं। तो हमें ऐसे सीरम्स या ऐसे सॉल्यूशन की ज़रूरत है जो आपके जड़ों को मजबूत करें, रूट्स को मजबूत करें। तो जो सीरम्स आप यूज़ करते हो उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वैरायटीज़ में आते हैं। लाइक रेडेनेक्सिल हो गया, आपका प्रोकैपिल हो गया है, ओके, कैपेक्सिल है, ठीक है। सो बहुत सारे कंटेनिंग आजकल हेयर सीरम्स आते हैं जो स्कैल्प के अंदर मतलब स्कैल्प पे लगाने के काम में आते हैं, जो रूट्स को मजबूत करते हैं। तो डेफिनेटली इनका हेल्प मिलता है, तो हमें यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो आपको हेयर लगा रहे हैं उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि मार्केट में आजकल आप देखते होंगे कि सल्फेट वाला शैम्पू है, आप सल्फेट फ्री है, आप ले लीजिए। आजकल बहुत ही ट्रेंड में, आप हर जगह देखेंगे तो लोग हाँ बहुत अच्छा है। देखिए सल्फेट फ्री शैम्पू जो होते हैं बेसिकली, जैसे कि आप एयर कंडीशन में बैठे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, फ्रिजी हेयर बहुत है, तो आप सल्फेट फ्री शैम्पू यूज कर सकते हैं। बट अगर जनरल बात करूँ तो इतना ज़्यादा सेबेसियस ग्लैंड है, स्वेट हो ही रहा है, पसीना हो ही रहा है, तो डस्ट पार्टिकल तो डेफिनेटली चिपक रहे हैं, तो उसके लिए तो हमको सल्फेट वाला शैम्पू यूज़ करना चाहिए। प्लस अगर मैं बात करूँ मेडिकेटेड शैम्पू की, तो मेडिकेटेड शैम्पू बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, डैंड्रफ हो गया, इचिंग हो रही है, बहुत सारे पिंपल्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली मेडिकेटेड शैम्पू है जो यूज़फुल करता है, क्योंकि उसके अलावा एक्सटर्नल एप्लीकेशन हम लगाते हैं, जैसे कीटोकेनाजोल हो गया, सैलिसाइलिक हो गया, या फिर बहुत सारे बीटाडिन से रिलेटेड हमारे शैम्पू आते हैं जो स्कैल्प के जो हमारे पिंपल्स है उसको ठीक करने के काम में आते हैं। यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं शैम्पूज़ को। एक चीज़ ये, आपने जितने भी अलग अलग केमिकल्स का नाम दिया है, मैं ये बता दूं कि जनरली ये सारी चीज़ें आप जब शैम्पू या कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके पीछे लिखी हुई होती है। जी बिल्कुल, हाँ, तो आप चेक कर सकते हैं। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप खुद ना डिसाइड करें कि आपको कौन सा शैम्पू लेना है। देखिए जैसे मैडम ने बोला कि ड्राई स्किन है, तो ड्राई स्किन में डेफिनेटली हम सल्फेट फ्री शैम्पूज यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे जो माइल्ड क्लींजिंग एजेंट है, हम लोग उसको सर्फैक्टेंट बोलते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। लाइक कोकेटोप्रोपिल ब्यूटेन नाम का एक आता है, कोई वो माइल्ड है, वो आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। बट अगर जैसे ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा है तो आपको फिर मे भी थोड़े से शैम्पू सल्फेट कंटेनिंग या हो सकते हैं, या फिर पॉलीथिलीन ग्लाइकोल कंटेनिंग हो सकते हैं, या फिर रेटिनॉल कंटेनिंग शैम्पूज होते हैं, वो यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोग बेबी शैम्पू यूज़ करते हैं, बट वो बेबी के लिए, वो बेबी आपके इसका नहीं है, तो ये होना चाहिए कि टाइप अलग हाँ, है, बिल्कुल, हर एक के स्किन टाइप के हिसाब से और ऑयल के मतलब हेयर टाइप के हिसाब से वी हैव टू प्रिस्क्राइब द शैम्पू। जैसे कुछ लोग होते हैं मेरी तरह के, और कि हमारा स्कैल्प तो बहुत ज़्यादा ऑयली है पर जो बाल हैं वो बहुत ड्राई हैं, और ये बहुत ही बुरा कॉम्बिनेशन है। देखिए क्या होता है मैडम, एक्चुअली आप इसको शैम्पू आप समझिएगा बात को, क्योंकि नेचुरल ऑयल जो है आपके स्किन में निकल रहा है, स्कैल्प पे, बालों पे नहीं ज़्यादा है, तो जब हम बार बार शैम्पू करते हैं तो इसका मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो जाता है, इसलिए कंडीशनर का यूज करना चाहिए। और जो हम ऑयल करते हैं वो कंडीशनर का ही काम करता है, ताकि हमारे बालों का मॉइस्चराइज़र बना रहे। स्कैल्प तो अपना मॉइस्चराइज़र बना लेता है ऑयल प्रोडक्शन के कारण, उसमें मॉइस्चराइज़र अगेन आ जाता है, बट बालों में नहीं आ पाता है। और हाँ, अभी आपने तेल की बात करी, तो मैंने तो बचपन से यही सुना है कि आप जो आपके ये रूट्स हैं, हाँ, यहाँ पे चंपी करो। नहीं, देखिए चंपी करने का बहुत अच्छा चीज़ है, चंपी करिए, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपको अच्छी नींद भी आती होगी, आप देखे होंगे जिस दिन चंपी होती है बड़ी अच्छी नींद आती है, तो बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर जड़ों में लगा रहे हैं तो हमारे बाल ग्रोथ हो जाएंगे, नहीं। हाँ, कंडीशनर का काम
बिल्कुल वो करता है ताकि ड्राइनेस ना बना रहे। अगर आप सर्दियों में या नॉर्मली अगर आप हैं, अगर मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते हैं, पानी कम मात्रा में लेते हैं, अगर आप अपनी स्किन को भी स्क्रैच करके देखेंगे तो वहाँ पे एक वाइट सा स्पॉट आएगा, डेफिनेटली वो ड्राई है, तो हमको वहाँ पे मॉइस्चराइज़र की नीड पड़ती है। वैसे ही हमारे बाल हैं, इनको भी मॉइस्चराइज़र की नीड पड़ती है। तो अगर मैं अपने बालों की जो लेंथ है, मतलब जो लंबाई है, उस पर अगर तेल लगाऊं तो असर होगा या नहीं होगा? जी, वो आपको फ्रिजीनेस से बचाएगा, ड्राइनेस से बचाएगा, उससे टूटना कम हो जाएगा आपका। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से कुछ ऑयल्स है जिसकी डेफिनेटली मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि आपका रोजमेरी ऑयल हो गया, देन ऑनियन ऑयल हो गया। ऐसे ऑयल्स की डेफिनेटली प्रॉपर्टीज़ होती है जिसके अंदर हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट एंड ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए काम में आता है। सो नाउ डेज यू आर गेटिंग सम ऑयल्स विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थिंग्स, राइट। सो कोकोनट ऑयल के अंदर ये मिक्स करके दिए जाते हैं। कोकोनट ऑयल का एक प्रॉपर्टी अच्छा है कि वो आपकी स्किन को पेनिट्रेट करता है, तो ये जो भी आपके इंग्रेडिएंट्स है वो उसको रूट्स तक पहुंचाने की हेल्प करता है। तो इसीलिए कुछ हेल्प्स करते हैं डेफिनेटली ऑयल्स अलॉन्ग विद द मसाज। मसाज से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन और इम्प्रूव होता है। तो देयर वाज वन पेपर पब्लिश इन जापान, उन्होंने क्या कि हफ्ते में 2 बार मसाज करके देखा तो डेफिनेटली हेयर ग्रोथ का रेट बढ़ा है वो केसेस में। देयर वाज स्टडी पब्लिश इन जापान, वन आर्टिकल, तो डेफिनेटली हेल्प करता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप डेली ऑयल करके बस बाहर जा रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं। तो ऑयल करने का भी एक तरीका होता है। नहाने से हाफ एन आवर पहले या 1 आवर पहले आप ऑयल कर लीजिए अच्छे से और बालों को वॉश कर लीजिए। और ये रात भर जो लगाकर छोड़ देते हैं बालों में, वो छोड़ सकते हैं बट डेली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, जो डैंड्रफ होता है वो भी हो सकता है। ठीक है। अब 3 सवाल ऐसे हैं जो हर इंसान चाहता है कि भाई कोई बालों के डॉक्टर मिल जाए तो मैं उनसे पूछ लूं, और आई एम श्योर हमारे जो ऑडियंस हैं उनके भी ये 3 सवाल पक्का होंगे ही होंगे। तो मैं एक एक करके सारे सवाल पूछूंगी, आप प्लीज़ उनका जवाब दीजिएगा। सबसे पहले तो लोगों के जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि बाल पतले होते जा रहे हैं, क्या करें, इन्हें घने कैसे बनाएं? सो बेसिकली जो हमारे बाल थिन होते हैं, इसके कॉज को जानना पड़ेगा कि ये थिन क्यों हो रहा है। सो मेल में बेसिकली डीएसटी के कारण होता है। जो डीएसटी होता है उसको डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कहते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन इन मेल है, जो कि अच्छा हार्मोन है, बुरा हार्मोन नहीं है। तो ये थिन करता है हमारे बालों को। तो फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो फीमेल में जो हमारा हेयर फॉल होता है, कभी कभी इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता है कि लिटरली पेशेंट बाल लेकर के आते हैं, और सीरियसली ट्रस्ट में ऐसे बाल ला के टेबल पे वो रखते हैं, कहते हैं ये देखो, पर्स में लेके आते हैं और बोलते हैं देखो मेरे इतने बाल चले गए हैं, क्या करें इसका। देखिए क्या होता है, जब हमारे बाल गिरते हैं सो हेयर साइकिल होती है। हेयर साइकिल 3 तरह से होती है, एनेजन, कैटेजन एंड टीलोजन फेज। एनेजन में हमारे बाल जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, जो 2 से 8 साल के लिए होता है। फिर कैटेजन जो फेज़ होता है हमारा वो 2 से 3 हफ्ते का होता है, और जो टिलोजन फेज़ होता है वो 3 महीने का होता है। 3 महीने में हमारे बाल रेस्ट करते हैं, फिर नए बाल उगते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि किसी पेड़ को आपने देखा होगा तो पत्ते उसके पतझड़ के मौसम में सारे चले जाते हैं, लेकिन फिर वो पत्ते सारे उग के आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो पेड़ डेड हो गया या वहाँ पे पत्ते नहीं आएंगे। सो वैसे ही हमारे बालों के साथ है। अगर आपके बाल 50 से 100 गिर रहे हैं डेली तो ये नॉर्मल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट 200, 250, 300 गुच्छे में गिर रहे हैं तो डेफिनेटली आप पहले डॉक्टर को कंसल्ट करिए कि चीज़ें है क्या। इसमें क्या होता है, जब गुच्छे गुच्छे में बाल गिरते हैं हमारे तो ये टिलोजन इफ्लूबियम में जाता है, ठीक है। अक्यूट और क्रॉनिक होता है। अक्यूट में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल आपका, यूजुअली महिलाओं की मैं बात करूँ तो ये फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है, जैसे कि आपको टेंशन है कि मेरा काम नहीं हुआ, या आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका टेंशन है, या नौकरी का टेंशन है। अगर मैं क्रॉनिक की बात करूं तो किसी नियर एंड डियर की डेथ हो गई हो, या फिर आप किसी बहुत बड़े इलनेस से जूझ रहे हैं, कई महीने से आप बीमार हैं, जैसे कि आपको डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, या फिर टीबी की मेडिसिन हो गई जो आपको लंबे समय से चल रही है, तो इसमें हमारे बाल बहुत गिरते हैं। जब हमारे सारे न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाते हैं, जब आप मेडिसिन लेते हैं, ये टाइम टेकिंग है, 3 से 4 महीने लगता है और 3 से 6 महीने भी लगता है पेशेंट, लेकिन ठीक हो जाता है, हमारे बाल वापस आते हैं, ठीक है। सो हमको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट इसमें भी लेना पड़ता है ताकि हमारे बाल ठीक हो। तो मतलब अगर आपके बाल पतले हो रहे हैं, आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको वजह बताएंगे कि आपके बाल पतले हो जी बिल्कुल। इसमें हम देखिए न्यूट्रिशन के अलावा हम पीआरपी भी करते हैं। पीआरपी जो होता है, क्या होता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है।
प्लाज्मा एक टाइप से मैं बोलूँ ग्रोथ फैक्टर है। अगर मैं एकदम लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो खेत में आप खाद देखते होंगे, डालते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि फसल नहीं उगेगा, डेफिनेटली उगेगा, बट अगर हम खाद डालेंगे तो फसल और अच्छा उगेगा। सो वैसे ही जो पीआरपी हमारा होता है, जो थिन हेयर है उसको थिकर करता है, ऑफकोर्स वो मोटा करता है, और जो बाल हमारे गिरते हैं डेफिनेटली कंट्रोल में आते हैं। पीआरपी प्लस मेडिकेशन, कई सारी थेरेपी है जिसके साथ ये कंट्रोल में आते हैं। ठीक है। दूसरा सवाल लोगों के मन में जो बहुत ज़्यादा आता है वो ये है कि भाई चलो बाल झड़ रहे थे, अब झड़ना कम हो गए हैं या रुक गए हैं, नए बाल कैसे उगेंगे? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि अगर आप विद इन द 3 मंथ्स कोई भी आपको अगर बॉडी पे ट्रॉमा हुआ है, एक सर्जरी हुई या आपने डेंगू की वजह से आपके बाल झड़े हैं या कोई एक्यूट रीज़न है, कोई एक्यूट स्ट्रेस था इसकी वजह से आपके बाल झड़े हैं, तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से, लाइक जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट हो सकती है, पीआरपी हो सकता है, उससे आपके बाल वापस आ सकते हैं। बट अगर आपके बाल जड़ से ख़त्म हो गया और बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, आपका पास हो चुका है कोई एक्यूट इंसल्ट के बाद या एक्यूट टेंशन के बाद, तो उसके बाल आना बहुत मुश्किल है। लाइक हम बोलते हैं अगर कोई गैप्स ऐसे क्रिएट हो गए जहाँ पे रूट्स ही ख़त्म हो गए, तो वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट के सिवा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो इसीलिए अगर आप बोलोगे कि कोई गंजा है और उसको मेडिसिन से या फिर इंजेक्शन से आप उनके बाल वापस आ सकते हैं, तो बिल्कुल गलत है। गंजेपन पे ये कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, इस पर आपको ट्रांसप्लांट एक ही ऑप्शन बचता है। कोई दवा, कोई मेडिसिन, कोई मिनॉक्सिडिल, कोई फिनास्टाइड, कोई पीआरपी कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके रूट्स ही नहीं बचे हैं। तो ऐसे केसेस में हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक ही ऑप्शन है। अच्छा, और एक जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है लोगों की कि मेरे बालों की क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई है, इसे कैसे ठीक करें? देखिए, क्वालिटी तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कॉज फाइंड आउट करना है, क्योंकि बचपन से तो आपकी क्वालिटी ख़राब हो नहीं थी, तो कुछ तो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स में भी आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, आपकी वाटर प्रॉब्लम हो सकती है, आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकता है, या अंदर आपके कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई डिसीज़ हो सकता है, थायराइड हो सकता है, आपको लाइक डायबिटीज़ किसी को हो सकता है उसके वजह से, या फिर फीमेल्स में PCOS है, या फिर और चीज़ें हैं जिसकी वजह से जिंक डेफिशिएंसी है, इसके वजह से बालों का फ्रिजीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिशनल ट्रीट करना, आपके एनवायरमेंटल फैक्टर को सही करना और स्ट्रेस से दूर रहना। ये सब अगर कॉम्बिनेशन में हम करेंगे तो डेफिनेटली आपके हेयर की क्वालिटी इंप्रूव होगी। सिर्फ तेल लगाने से क्वालिटी इंप्रूव? डेफिनेटली तेल लगाने से आपके नहीं चेंजेस होंगे, क्योंकि बॉडी के अंदर जो चल रहा है वो तेल लगाने से डेफिनेटली चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है डॉक्टर शशि, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे न्यूट्रिशन की कि अच्छा पोषण बहुत ज़रूरी है अगर आपको अच्छे बाल चाहिए। तो आपने काफ़ी चीज़ें बताई थी जो आपको खाने चाहिए अगर आपको अच्छे बाल चाहिए। तो क्या कुछ ऐसी भी खाने की चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपके बालों की क्वालिटी ख़राब होती है या फिर आपको हेयर फॉल होने लगता है और आपको अवॉइड करनी चाहिए? जंक फूड हो गया, सबसे बड़ी बात तो जंक फूड आपका हो गया। देखिए, ये जो शरीर है इसको हर चीज़ एक बैलेंस मात्रा में चाहिए, तो डाइट भी हमारी एक बैलेंस होनी चाहिए। देखिए, अगर कोई कपड़ा है, अगर आप उसको बहुत लूज़ पहन लिए वो भी फिट नहीं आएगा, वो भी आप, और बहुत टाइट पहन लिए वो भी फिट नहीं आएगा। सो बॉडी को जितना न्यूट्रिशन चाहिए उतना तो चाहिए ही चाहिए। जैसे जो हमारे बाल ख़राब होते हैं, डेफिनेटली ब्रेकेज आपने सुना होगा, बाल बार बार ब्रेक हो रहा है, जिंक की कमी के कारण ही हमारे बाल ब्रेकेज होते हैं, टूटने लगते बीच से ही। तो हमको न्यूट्रिशन यहाँ पे डेफिनेटली कंप्लीट करनी चाहिए। ओके, और बस जंक फूड आपको अवॉइड करना है, ऐसा कुछ खाने पीने की और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नुकसान करती हो बालों को? मुझे लगता है जंक फूड ज़्यादा लोग खाते हैं आजकल, तो जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। बाकी तो जो आपके घर में खाने हैं, दाल खाइए, आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, आप सीजनल फ्रूट्स खाइए, वाटर जो है आपका इनटेक पूरी मात्रा में लीजिए, तो डेफिनेटली ये सारे आपको प्रॉफिट करेगा। अब हर वो इंसान जिसके बाल झड़ गए हैं या फिर काफ़ी हद तक हेयर लॉस हो गया है, उसके मन में हेयर ट्रांसप्लांट ज़रूर आता है, तो इंसान सोचता है कि चलो हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। पर क्या हर इंसान जिसका हेयर फॉल हो रहा है उसको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए? क्या वो एक आइडियल कैंडिडेट है या फिर और तरीके उपलब्ध हैं और अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं डॉक्टर्स के पास जिनसे ये चीज़ कंट्रोल की जा सकती है? देखिए, अगर हेयर ट्रांसप्लांट की बात की जाए तो हेयर ट्रांसप्लांट कई चीज़ों में हम नहीं करते हैं। अगर ये जो पीछे का एरिया होता है ऑसिपिटल बोन के पास हमारा, सो ये डोनर एरिया हम इसको कहते हैं, ये वाला पोर्शन ये डोनर एरिया होता है। ये अगर स्ट्रांग है, अच्छा है, तो डेफिनेटली हम बाल को ट्रांसप्लांट करते हैं। और आप देखिए, कभी कभी क्या होता है, हमारे बाल यहाँ से यहाँ तक चले जाते हैं, ऑसिपिटल बोन के पास तक सारे गंजापन आ जाता है। अब हमारे पास नंबर ऑफ कितना ग्राफ्ट है इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। प्लस अगर हमारा ये डोनर एरिया वीक है, कभी कभी क्या होता है जब हम लोग सर्जरी परफॉर्म करते हैं
तो इतना पेशेंट आते, इतना कमज़ोर बाल होता है, इतना, ये 2% पॉपुलेशन में है, दिस इज़ ट्रुथ, कि पीछे भी मिनिचराइज्ड होते हैं, मुश्किल से 2 फिंगर या 3 फिंगर बाल बच्चे होंगे, अगर बाल भी होंगे तो उसमें बहुत पतले होंगे, सो वो ट्रांसप्लांट का कैंडिडेट नहीं होता है, उसको बेसिकली हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि जो डिज़ायर रिजल्ट पेशेंट लेके आता है, डिज़ायर एक मन में कि मुझे पहले जैसे बहुत थिकनेस चाहिए, वो हम नहीं दे पाते उस कैंडिडेट को। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग फर्स्ट कि ट्रांसप्लांट क्या करने वाला है, ट्रांसप्लांट किसके लिए करना है। जहाँ पे बाल नहीं है उसका ट्रीटमेंट हेयर ट्रांसप्लांटेशन है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं और आप हेयर ट्रांसप्लांट करोगे तो बाल झड़ना नहीं रुकने वाला है। तो बाल झड़ने की ट्रीटमेंट मेडिसिन एंड पीआरपी है, और बॉल्डनेस की ट्रीटमेंट, गंजेपन की ट्रीटमेंट हेयर ट्रांसप्लांटेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। बहुत सारे लोगों को लगता है एक बार ट्रांसप्लांट कर लिया तो मेरे बाल झड़ना भी रुक जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, क्योंकि हमने देखा है बहुत जगह पे डॉक्टर नहीं रहते हैं, या फिर कोई जो काउंसलिंग करता है पेशेंट के लिए वो हर एक को हेयर ट्रांसप्लांटेशन सजेस्ट करता है, जो कि सही नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन सिर्फ नए बाल लाने की ट्रीटमेंट है, आपके बालों को झड़ने से रोकने की ट्रीटमेंट नहीं है। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है लोगों के दिमाग में कि कुछ भी हो जाए ट्रांसप्लांट कर लो। तो अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तब आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? एक पीआरपी आपने बताया। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें कॉज फाइंड आउट करना है। कॉज में भी न्यूट्रिशनल हो सकता है या फिर आपका जेनेटिक हो सकता है, ठीक है। तो अगर जेनेटिक या फिर हम मेल पैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं तो इसके अंदर मिनॉक्सिडिल एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन फिनास्ट्राइड जो डीएसटी लेवल को कंट्रोल करता है, अलॉन्ग विद दैट फिर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हो गए। देन पीआरपी है, जीएफसी है, न्यू मेसोथेरेपी सॉल्यूशंस लाइक मेसोथेरेपी का मैंने काफ़ी नाम सुना है, ये क्या है? मेसोथेरेपी बेसिकली एक न्यूट्रिशनल थेरेपी है जो बालों के लिए ज़रूरी है। लाइक उसके अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं और सम ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, लाइक वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके बालों के जड़ों को मजबूत करता है एंड रिपेयर करने की कोशिश करता है। ये रेडीमेड होते हैं। लाइक आप पीआरपी और जीएफसी की बात करोगे तो ये आपके ब्लड से डिराइव किए जाते हैं, बट मेसोथेरेपी बेसिकली मैन्युफैक्चर लाइक बाहर होता है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है और फिर उसे इंजेक्ट किया जाता है हेयर रूट्स के अंदर। अच्छा, ये मैं चाहती हूँ उस पर हम थोड़े अपने ऑडियंस को क्लैरिटी दे दें कि जो पीआरपी थेरेपी होती है, अगर आप एक बार बहुत ही आसान भाषा में समझा दें ये कैसे की जाती है। और अभी जैसे आपने मेसोथेरेपी का जिक्र किया, तो क्या ये इसमें दवाइयाँ दी जाती हैं या फिर इंजेक्शन के तौर पे सिर पे लगाया जाता है? देखिए, जो पीआरपी होता है बेसिकली वो हमारे ही ब्लड से लिया जाता है। हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन होता है, उसमें डाल करके एक आरपीएम सेट होता है, उस आरपीएम पे हम पीआरपी को बनाते हैं, और जो प्लेटलेट होता है उसको स्काल्प में हम इंजेक्ट करते हैं। अगर नॉर्मल भाषा में समझाऊँ तो बस यही प्रोसेस हम करते हैं, जो कि हाफ एन आवर या 45 मिनट का प्रोसेस होता है। सो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी इसे जो कहते हैं हम लोग, प्लेटलेट का बेसिक फंक्शन जो होता है वो रिपेयर का होता है। जो हेयर फॉलिकल्स हमारे जो रूट्स डैमेज हो गई है उसको रिपेयर करने का काम पीआरपी करता है। उसके थ्रू हम ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट होते हैं और वो हीलिंग का काम करते हैं। लेकिन आपको कहीं पे भी कट्स लग जाते हैं, इंजरी हो जाती है, तो वहाँ पे प्लेटलेट्स जाके उसको रिपेयर करती है। तो प्लेटलेट्स का काम रिपेयर है, तो यही काम पीआरपी के थ्रू किया जा रहा है कि आपके हेयर फॉलिकल्स को रिपेयर किया जा रहा है। और मेसोथेरेपी? या मेसोथेरेपी सेम उसी के लिए ही बनाई गई है। जैसे कि आप पीआरपी में जो फैक्टर्स होती है, जो हीलिंग फैक्टर्स होते हैं, उसी को हम मार्केट में जो सीरम्स आते हैं या मेसोथेरेपी के सॉल्यूशन आते हैं उसके अंदर उसको ही इनकॉर्पोरेट किया गया है, ताकि जाके किसी पेशेंट को डर लगता है पीआरपी से या फिर ब्लड से डर लगता है या किसी को डेफिशिएंसी होती है, वो हम रिपेयर करने के लिए टाइम लगता है, तो उनके लिए रेडीमेड कॉकटेल अवेलेबल है, उसको हम मेसो कॉकटेल बोलते हैं। तो हम उसको हेयर रूट्स में इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन से। जी हाँ। अच्छा, अब आजकल बहुत हम ये देख रहे हैं कि लोगों के बाल 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में सफ़ेद हुए जा रहे हैं, जिसको हम प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर कहते हैं। क्योंकि पहले तो 50 साल 60 साल की उम्र में लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते थे, अब इतना जल्दी ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जो ग्रेइंग ऑफ हेयर है, जैसा आपने बोला कि पहले के लोगों के 50 साल के बाद होते थे, सो पहले के लोगों के बाल भी आपने देखा होगा तो बहुत लेट झड़ते थे। बट आज के एज में अगर देखा जाए तो 18 साल, 19 साल, 20 साल, 23 साल में गंजापन आ जा रहा है। वैसे ही हमारे जो बाल है वो ग्रे भी हो रहे हैं। सो इसका बहुत बड़ा रीज़न होता है, एक स्ट्रेस हो गया, दूसरा आपका जेनेटिक हो गया, और जो आपका तीसरा होता है वो न्यूट्रिशनल फैक्टर होते हैं कि आपने उसको क्या न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इन बालों के लिए।
लाइक आप एंटीऑक्सीडेंट की जो मात्रा मैंने आपको बोला था कि हमारा साइकिल जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है, रात को प्रॉपर नींद नहीं हो रही है, इसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट जो आपको जवान बना के रखता है वो तैयार नहीं हो रहा है, जो आपके लिए डिटॉक्स का काम कर रहा है वो रेडी नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी आपके बाल ग्रे हो रहे हैं। और एक पर्टिकुलर एज है जिसके अंदर हम कोशिश लाइक 20 ईयर्स के पहले अगर आपके बाल ग्रे हो रहे हैं तो अगर हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली बेस होती है तो चांसेस है कि आपके बाल फिर से काले हो जाए। बट अगर आप 30 ईयर्स के बाद अगर आप बोलते हो कि वो होना चाहिए, सफ़ेद बाल ब्लैक होने चाहिए, तो चांसेस बहुत कम है। कोई मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जो आपको गारंटी दे सकता है कि जो वाइट बाल हो चुके हैं या ग्रे हो चुके हैं उसको फिर से ब्लैक किया जाए। अच्छा, कुदरती तौर पे अगर आपके बाल एक बार सफ़ेद हो गए, चाहे जिस भी उम्र में, दुनिया का कोई प्रोडक्ट उनको वापस काले नहीं कर सकता। नहीं, जैसा कि सर ने बोला प्री मैच्योर हेयर जो स्टार्टिंग के दौर में होता है 30 से पहले, शायद उसको थोड़ा हेल्प मिल सकता है, बट गारंटी के साथ बट गारंटी के साथ नहीं मिल सकता। ये जो अभी हम लोग 30 साल से पहले की बात कर रहे हैं, बाकी बालों को सफ़ेद होने से रोका जा सकता है यहाँ पे, या फिर सफ़ेद बालों को वापस काला किया जा सकता है? देखिए, सफ़ेद होने से रोका जा सकता है न्यूट्रिशन के साथ। जैसे अगर आप न्यूट्रिशन में देखेंगे तो आंवला खाइए, ऐसा बोल सकते हैं, तो थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है। बट अगर जेनेटिक है और बाकी चीज़ें हैं, स्ट्रेस है, तो नहीं कंट्रोल। नहीं, मेरा सवाल ये है कि उम्र से पहले, चलिए हम बात करते हैं, कोई 18 या 19 साल का कोई बच्चा है, बच्चा तो नहीं सॉरी अडल्ट है, और उनके बाल जो है उम्र से पहले ऑब्वियसली सफ़ेद हो गए, तो आपने चलिए रोक लिया इलाज से, पर क्या जो बाल सफ़ेद हो गए हैं उनको वापस काला किया जा सकता है? उसमें चांसेस है कि वो फिर से सफ़ेद के बाल जो सफ़ेद हुए हैं वो फिर से ब्लैक हो सकते हैं अगर एज आपकी 20 ईयर्स के अंदर है। क्योंकि जो अभी रिसर्च हुआ है कुछ प्रोडक्ट के साथ, उसके अंदर ये पाया गया है कि 20 ईयर्स के अगर अंदर का एज है तो उनमें चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो फिर से ब्लैक हो। ठीक है, अब हम आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट पे। एक चीज़ मुझे भी समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों होता है कि जब हेयर ट्रांसप्लांट किया गया, कुछ लोगों में तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिले, मतलब क्या बाल उगे हैं। हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी, हम नाम नहीं लेंगे पर हमें पता होता है कि इन्होंने करवाई है। वहीं कुछ लोग हैं सेम उतना ही पैसा खर्चा किया, वही सेम प्रोसेस हुआ, पर उनमें वो रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, ये टोटली डिपेंड करता है कितना डिमांड करता है आपका स्कैल्प। ऑलराइट, कितना हमारा सप्लाई यहाँ से यहाँ तक होना है। फॉर एग्जांपल ग्रेड 7 में अगर हमको 7000 ग्राफ्ट की ज़रूरत है, बट हमारा जो डोनर एरिया है 3000 का है या 3500 का है, सो हम डिज़ायर रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पेशेंट का डिमांड होता है पूरे स्काल्प को भरना। सो ये बहुत ज़रूरी है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको समझाते हैं, ये डेली रूटीन में है, तो हम समझाते हैं कि हम इतने ही ग्राफ्ट निकाल पाएंगे यहाँ से, क्योंकि जो भी बाल हम पीछे से निकालते हैं वहाँ पे दोबारा कभी बाल नहीं आता है, क्योंकि वो हम जड़ से निकालते हैं। प्रॉपर एक रूट को निकाल करके हम ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे आपकी 2 किडनी है, मैंने 1 किडनी निकाल लिया तो 1 ही किडनी बची, ऑलराइट। वैसे ही हमारा जो डोनर होता है, अगर हमने 1 ग्राफ्ट निकाला, वहाँ पे ग्राफ्ट नहीं आएगा, उसी को हम यहाँ लगा रहे हैं, वही ग्रोथ कर रहा है। सो डिमांड कैसा है, अगर मान लीजिए जैसा कि मैंने बोला 7000 की नीड है और हमारे पास सिर्फ 3000 या 3500 ग्राफ्ट है, सो पेशेंट की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितना पेशेंट का एरिया भर सकते हैं, ये पेशेंट को हम बताते हैं कि हम यहाँ तक बाल लगाएंगे, तो वो सुंदर रिजल्ट आता है। बट पेशेंट कहता है कि नहीं, मुझे पूरा ही बाल भर के दो, वहाँ पे डिज़ायरेबल रिजल्ट नहीं आएगा। डेफिनेटली वो डिफ्यूज़ है, हमने सिर्फ भरा है एरिया को, उसको डेंसिटी के साथ काम नहीं किया है। अब अगर ग्राफ्ट भी एक बार जल्दी से समझा दें, आपने ग्राफ्ट का जिक्र काफ़ी किया, ग्राफ्ट होते क्या हैं? ग्राफ्ट जो होते हैं बेसिकली हमारे बालों के जड़ जो हैं, फॉलिकल, इकट्ठे फॉलिकल होते हैं। जैसा कि इसके पहले भी मैंने आपको बोला, जो बंच ऑफ फॉलिकल है वही ग्राफ्ट है, मतलब बंच ऑफ बालों का वो ग्राफ्ट है। अच्छा जी, एक ग्राफ्ट में 2 से 3 बाल होते हैं, और हम जब फॉलिकल की बात करते हैं तो अब सिंगल हेयर की बात करते हैं। तो 1 ग्राफ्ट कैन गिव यू 2 to 3 हेयर फॉलिकल्स, ऐसा होता है। मतलब जब हम एक ग्राफ्ट इम्प्लांट करते हैं उसमें से 2 से 3 बाल आते हैं। तो बेसिकली आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है वो इस पर निर्भर करता है कि आपके सर पे बाल पीछे की तरफ कितने हैं। इवन हम कभी कभी दाढ़ी से भी निकाल के भी बाल लगाते हैं, और लगाते ही दाढ़ी और बियर्ड से मोस्टली हम लोग प्रेफर करते हैं सर्जरी करना, तो लगभग होता ही है। रिजल्ट बेसिकली क्या होता है, वील टॉक अबाउट दिस कि एग्जैक्टली रिजल्ट मतलब आपका बोलना क्या है। तो इम्पॉर्टेंट है नेचुरल हेयर लाइन कि जो अनडिटेक्टेबल हो, कि आपको समझ में, आप बोल रहे कि मुझे समझ में आता है किसी किसी के ट्रांसप्लांट हुआ है करके, क्योंकि उनको मैंने पहले देखा है, इसलिए। एक 2 चीज़ें होती हैं, जिसको आपने पहले देखा है
कि पहले गंजा था अब बाल आ गए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हेयर ट्रांसप्लांट होगा। बट आपको किसी ने कभी देखा ही नहीं है और उसको बाल है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि इसका ट्रांसप्लांट हुआ या नहीं हुआ? सो दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटी हेयर ट्रांसप्लांट्स। हम जब क्वालिटी हेयर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आपका नेचुरल होना चाहिए, कि कोई आपको नज़दीक से आके भी देखे तो भी नहीं समझ में आना चाहिए कि आपका ट्रांसप्लांट हुआ है। दैट इज़ अ आर्टिस्टिक वर्क। सेकंड थिंग ये है कि डेफिनेटली आपका सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि मुझे जितनी ज़रूरत है उतने बाल निकाल पाए और पूरा एरिया कवर हो गया है। तो सेकंड, पैशन सेटिस्फैक्शन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपने बहुत सारे ट्रांसप्लांट सुने हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट। यहाँ पे डोनर कोई और होता है, राइट? आप खुद डोनर नहीं होते इस कंडीशन में, बिकॉज आपके पास वो उतना ही एक ऑर्गन होता है, उसको वो फेल हो गया रहता है। तो हम किसी और की किडनी या किसी और का हार्ट, किसी का लीवर हमारे अंदर लगाते हैं, तब जाके ये ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। बट हेयर ट्रांसप्लांट में तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, हमें हमारे खुद के ही बालों का यूज़ करना है। तो हमारे पास बाल कहाँ पे है कि जो ज़िंदगी भर हमारे साथ रह सकते हैं, तो वो पीछे का एरिया है, जहाँ के बाद आपने देखा होगा कि किसी के भी यूजुअली ज़ीरो नहीं हो जाते हैं, कम होते हैं, बट कुछ हद तक सबके बाल पीछे तो रहते ही हैं। तो वही एरिया को डोनर एरिया कहा जाता है, जो स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया होता है। तो उसका यूज़ करके हम जहाँ पे बॉल्ड एरिया है वहाँ पे उसको शिफ्ट कर देते हैं। तो हम इजीली बोलेंगे इसको ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन हो गया है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा थे वहाँ से कुछ निकाल के जहाँ पे नहीं थे उनको दे दिए, ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड हेयर ट्रांसप्लांटेशन। सो हेयर ट्रांसप्लांटेशन की जब बात करते हैं तो जैसे इन्होंने बात करी कि हम कितना डेंसिटी के साथ काम कर पा रहे हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका वो नेचुरल लुक आने वाला है या नहीं आने वाला है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें होती है स्किल्स कि आप कितने क्लोज बाल लगा पा रहे हो, वो एंगल क्या दे पा रहे हो बालों के लिए, वो नेचुरल है या नहीं है, और जो ग्रोथ होने वाली है वो सही होने वाली है या नहीं होने वाली है। तो इसके ऊपर रिजल्ट डिपेंड करते हैं। आप बहुत बार जो देखते हो कि हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा घना दिखता है, तो बहुत बार ऐसा भी नहीं होता है। वो कुछ ना कुछ फाइबर्स या कुछ यूज़ करते हैं, ब्लैक डाई यूज़ करते हैं, ताकि जाके वो डेंस दिखता है। तो देयर इज़ अ सेफ लिमिट कि हम कितना ग्राफ्ट लगा सकते हैं पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ताकि जाके पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन ना हो, स्किन ब्लैक ना हो, बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा क्लोज हेयर ट्रांसप्लांट करने के चक्कर में बहुत सारे लोगों के रिजल्ट्स फेल होते हैं, स्किन ब्लैक नेक्रोसिस हो जाती है, फिर प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये भी एक साइंस है। आपने बहुत सारे एक्टर को देखा होगा मल्टीपल ट्रांसप्लांट किए हुए हैं। इसका रीज़न ये है कि वो ग्रेजुअली डेंसिटी बिल्डअप करते हैं, एक सेशन में नहीं होता है, बहुत बार पॉसिबिलिटी नहीं होती कि बाल बहुत थिन होते हैं। देखो, एरिया कवर करने के लिए थिकनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाल बहुत सिल्की हैं तो एरिया बहुत कम कवर करते हैं, बट आपके वही बाल अगर मोटे हैं तो ज़्यादा एरिया कवर करते हैं। ब्लैक बाल ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, ज़्यादा दिखता है कि ज़्यादा अच्छे से डेंसिटी हुआ है। वैसे ग्रे हेयर या फिर आपके गोल्डन हेयर्स उतना कवर नहीं कर पाते हैं। सो दिस आर सो मेनी फैक्टर्स हमें डिसाइड करना होता है कि हाउ वी कैन गिव द बेस्ट रिजल्ट इन सच केसेस। तो मतलब कोई जादू नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। इट्स बेसिकली हार्ड वर्क, पैशनेट वर्क है, और पेशेंट को भी उतना पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है कि मुझे एक सेशन में मैं नहीं बनने वाला हूँ वो जो मुझे दिखाया जाता है, डिजायर रिजल्ट है वो नहीं, क्योंकि जो आप देखते हो वो मे बी आइसबर्ग का टिप हो सकता है, और उसके नीचे बहुत सारे पेशेंट हो सकते हैं कि जिसके उतने अच्छे रिजल्ट ना हो। तो हमारा यही मानना होता है कि हम पेशेंट को, हर पेशेंट को कैसे सेटिस्फाई करें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ताकि जाके पेशेंट को अनडू एक्सपेक्टेशंस ना हो, क्योंकि हर पेशेंट में सेम चीज़ें नहीं हो सकती। आप जो देख रहे हो वो अच्छे रिजल्ट देख रहे हो मार्केट में, कुछ रिजल्ट उतने अच्छे भी नहीं हो सकते। तो बट जब आप एक्सप्लेन करते हो बिफोर हैंड कि ये आपके रिजल्ट होने वाले, तो पेशेंट यूजुअली कंप्लेंट नहीं करते। अभी आपने एक चीज़ बोली और मुझे बस स्ट्राइक किया कि जब हम यहाँ ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इंसान कोई अपनी किडनी दे देता है, कोई लीवर का छोटा सा टुकड़ा दे देता है, तो हम बालों में किसी और के बाल क्यों नहीं ले सकते? या सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि देखिए, हेयर अपना बॉडी का इसेंशियल पार्ट नहीं है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि ये हमारा एक पार्ट है कि जो बॉडी भी बोलती है कि ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपने बोला कि जब बॉडी का ज़रूरत होती है, जब कोरोना आया तब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो गई बॉडी में, तो बॉडी ने क्या किया, पहले बालों को छोड़ दिया, बट आपके लीवर को, आपके किडनी को, आपके हार्ट को, आपको बाकी लंग्स को प्रिजर्व करने की कोशिश करी। तो यही इम्पॉर्टेंट है कि बाल आपके इम्पॉर्टेंट ऑर्गन नहीं है। दैट इज़ वन ऑफ द ऑर्गन है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो ज़रूरी है, जिंदा रहने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, जब भी किसी और का हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तब हमें इम्यूनोसप्रेसेंस, मतलब जो बॉडी की इम्यूनिटी को ड्रॉप करने की दवा लेनी पड़ती है।
तो वो लेने से हमारे बॉडी में किडनी फेलियर के चांसेस होते हैं, बोन मैरो फेलियर के चांसेस होते हैं, तो इसके वजह से इन्फेक्शन के भी चांसेस हो जाते हैं। तो बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट करती है और बॉडी में रिस्क हो जाती है कि हम ऐसे इन्फेक्शन हो जाए जिससे हमारी मौत भी हो सकती है। सो इट इज़ दैट डेंजरस। सो इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी होती है और एवरी हेयर इज़ अ डिफरेंट ऑर्गन ऑल टुगेदर। आपने देखा होगा कि सर के बाल लंबे होते हैं बट आपके हाथ के बाल कभी उतने लंबे नहीं होते। तो एवरी हेयर हैज़ गॉट डिफरेंट डीएनए सीक्वेंसेस डिफरेंट होता है। तो हर बॉडी हमारी इसको डिफरेंट ऑर्गन की तरफ से रिएक्ट करती है, तो सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बहुत कम है। इसीलिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन में किसी और का डोनर यूज़ नहीं करते। ओके, कॉस्मेटिक रीज़न है बेसिकली, मुझे लगता है हमारा हेयर, और ऑर्नामेंट है मेल के लिए जी। फीमेल पर फीमेल के लिए ऑर्नामेंट्स और मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फीमेल ढक लेती हैं बालों को। अगर देखा जाए तो अगर गैप है तो चलो पार्टीशन इधर से कर लिया, इधर से कर लिया, बट मेल के पास एक बस वही ऑर्नामेंट है जो पहनता है, वही गहना है उसके लिए। फीमेल के पास लॉट्स ऑफ थिंग्स हैं। जैसे भी हम लोग मेल फीमेल वाली बात कर रहे हैं, बहुत बार जब भी हेयर ट्रांसप्लांट का जिक्र होता है हमेशा मेल केसेस ज़्यादा सुनने को मिलता है। आई थिंक आपके पास जो पेशेंट आते होंगे मेरे हिसाब से वो मेल पेशेंट ज़्यादा होते होंगे। बिल्कुल। तो क्या महिलाओं में हेयर ट्रांसप्लांट उतना असरदार नहीं है या काम नहीं करता? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल असरदार है। महिलाओं में भी सर्जरी की जाती है और सक्सेसफुल भी होता है। द थिंग इज़ लाइक मेल के जितना हम ग्राफ्ट नहीं निकाल सकते हैं फीमेल में, क्योंकि फीमेल को देखिए कॉस्मेटिक रीज़न बहुत सारी चीज़ें हैं। फीमेल जल्दी बाल्ड नहीं होती, आपने सुना होगा, रेयर आप देखी होंगी कि कोई फीमेल बाल्ड हुई है, वरना फीमेल बाल्ड नहीं होती हैं। सो जो पीछे से हमारा डोनर एरिया होता है फीमेल के लिए, वो छोटा सा एक विंडो बना करके एक पैच हम लेते हैं, उसी में से बालों को हम निकाल करके इम्प्लांट करते हैं। जैसा मेल को करते हैं सेम फीमेल को भी वैसा करते हैं, बट मेल के पास डोनर एरिया ज़्यादा होता है, फीमेल के पास कम होता है। सो जब हम फीमेल का ट्रांसप्लांट करते हैं तो कई सारी बातों का ख्याल रखते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा थिनिंग है, फीमेल क्या चाहती है, किधर से पार्टीशन किधर से करना है, ताकि वहाँ पे हम ग्राफ्ट को ज़्यादा लगाएं और जो नेचुरल लुक है उसको दे पाएँ। और करते भी है, ट्रांसप्लांट बिल्कुल होते हैं। अभी जैसे हम लोग महिलाओं की बात कर रहे हैं तो एक कंडीशन बहुत ही आम है महिलाओं में और आजकल तो बहुत ज़्यादा, PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और मेरे जान पहचान में बहुत लोग हैं जो इससे परेशान हैं। और इसका एक बहुत बड़ा सिम्टम ये भी होता है जो देखने को मिलता है कि बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ने लगते हैं। तो अगर कोई महिला जो हमारे ऑडियंस भी हैं PCOS से जूझ रही हैं और उनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, एज डॉक्टर्स आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट तो PCOS को जो भी हमारे हार्मोनल लेवल की इम्बैलेंस हुई है उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी कोशिश कर लेंगे बाकी की ट्रीटमेंट्स करने के लिए, बालों को कंट्रोल करने के लिए, बालों का हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए, वो असरदार नहीं साबित होगी जब तक आपकी हार्मोनल लेवल कंट्रोल नहीं होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको हार्मोनल लेवल को स्टेबलाइज करना। देयर आर सो मेनी मेडिसिन है जो हम लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ताकि जाके इनका एक तो PCOS का जो साइकिलिंग है लाइक आप डिस्टर्ब होता है उसको ठीक कर सकते हैं, जो हार्मोनल लेवल है उसको ठीक किया जा सकता है, फिर ऑटोमेटिकली आपको मे बी बालों का झड़ना कम हो जाएगा अगर PCOS आपका कंट्रोल में होता है। उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से लेकर मेडिसिन तक बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक बार हमने टेस्ट कर ली तो हमें डिसाइड करना होता है कि कौन से मेडिसिन इसमें काम में आती है। अच्छा, और बाकी जो जैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, सीरम हो गए, सप्लीमेंट्स हो गए, क्या उस केस में काम करते हैं? उतना असरदार साबित नहीं होते हैं। हम आप PRP भी कर लो या कुछ भी ट्रीटमेंट कर लो, PCOS में वो उतना साबित नहीं होते। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको बेसिक कॉज को ठीक करना ज़रूरी है, उसके बाद ही बाकी की चीज़ें आपको काम में आती है। अच्छा, मतलब जब तक हार्मोनल बैलेंस ठीक नहीं होगा रहेगा तब तक नहीं होगा। वैसे ये थायराइड हार्मोन का भी प्रॉब्लम है, अगर थायराइड आपका कंट्रोल नहीं है तो फिर आपको हेयर फॉल होता है। तो आपको थायराइड पहले कंट्रोल करना है, फिर बाकी की दवाएं आपकी असरदार काम करेंगी। और एक बालों की कंडीशन और है जिसको कहते हैं एलोपेशिया अरेटा, जिसमें आई थिंक पैचेस में आपके बाल गिरते हैं। तो क्या इसका कोई सल्यूशन है और क्या हेयर ट्रांसप्लांट इस केस में किया जा सकता है? देखिए, एलोपेशिया एरिएटा जो होता है बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। सो ये अननोन कॉजेज़ है, अभी तक ये नहीं मालूम है कि ये क्यों एग्जैक्टली होता है, अभी तक तो कहीं ऐसा लिखा नहीं है। बट अगर देखा जाए तो बहुत, अगर स्ट्रेस होता है पेशेंट को, एक लंबा स्ट्रेस है तो पैसेस में वो बनने लगता है और डेफिनेटली इसका ट्रांसप्लांट किया जाता है। और ट्रीटमेंट भी है इसका। सबसे पहले तो ये जानना है कि वो किस कंडीशन में है, कब से है, क्या है, तो डॉक्टर से मिलना आपका बहुत ज़रूरी होता है। और एरियाटा जो होता है, देखिए क्या होता है, कभी कभी पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, बाल निकलना और पैसेस होना दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं।
ऑल राइट। एलोपेशिया एरेटा जो होता है जब एक्टिव होता है, एक्टिव फेज में हम ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं। जब ये स्टेबलाइज होता है, देखिए एलोपेशिया एरेटा जो है पैचेस में जब स्टार्ट होता है तब बहुत बार नॉर्मली बाल वापस भी आ जाते हैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट, ठीक है। बट कुछ कुछ केसेस ऐसी बढ़ जाती है कि उसके पूरे के पूरे बाल सर के ख़त्म हो जाते हैं, इवन आईब्रोज के बाल और बॉडी के हेयर भी चले जाते हैं, तो उसको एलोपेशिया यूनिवर्सलिस कहा जाता है। तो ये बहुत सीवियर फॉर्म ऑफ एलोपेशिया है। तो जहाँ पे बाल ही प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे ट्रांसप्लांट भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे खुद के ही बाल लगते हैं। बट किसी के बचपन में एलोपेशिया एरेटा था, बाद में वो स्टेबल हो गया, उसके बाद ना उसका बढ़ा ना कम हुआ, ऐसे केसेस में कुछ जगह पे हमने ट्रांसप्लांट करके देखा है, उसमें सक्सेसफुल हुआ है। बट आप बोलोगे कि अभी मुझे एलोपेशिया एरेटा अभी 2 महीने पहले स्टार्ट हुआ है और मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करो, तो नहीं है, ये ट्रीटमेंट नहीं है, उसकी ट्रीटमेंट अलग है, वहाँ पे हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन सजेस्ट नहीं करते। तो कोई भी एक्टिव एलोपेशिया एरेटा केसेस में हेयर ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया जाता है। अच्छा, अब मेरा आखिरी सवाल है और वो आप दोनों से है, जो हमारे ऑडियंस हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाह रहे हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या बातें हैं जो उन्हें ज़रूर मालूम होनी चाहिए? और हमारे जो ऑडियंस हेयर ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं वो उसकी अपकीप के लिए उनका ध्यान कैसे रखें अपने बालों का, ये भी बता दीजिए। सबसे पहले तो उनके बारे में बात करते हैं जो करवाना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन आपको एक अच्छे डॉक्टर के साथ करना चाहिए, बिकॉज मैंने ऑलवेज कहता हूँ कि दिस इज़ अ आर्टिस्टिक वर्क। ये ऐसा नहीं कि आपके पास कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे और आपका ट्रीटमेंट सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट पहले डॉक्टर होना चाहिए। बहुत सारे आपने मार्केट में जो भी सुना होगा कि फलाने सलून में हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसप्लांट हो रहा है, बिकॉज ये ग्रे मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। डॉक्टर्स सर्जरी करना चाहिए, वहाँ पे कोई और सर्जरी कर रहा है, जो भी किसी ने किसी के साथ ट्रेनिंग करके फिर अपना खुद का सेंटर खोल दिया, तो यहाँ पे रिस्क बहुत बढ़ जाती है। तो वहाँ पे स्टेरिलिटी के प्रॉब्लम्स आते हैं, सेफ्टी के इश्यूज आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आते हैं, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं वहाँ पे भी ट्रांसप्लांट को सजेस्ट किया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको डॉक्टर एंड क्लिनिक, ये दोनों को डिसाइड करना ज़रूरी है कि आप कहाँ पे करना चाहते हो। वो डॉक्टर के पास उतना एक्सपीरियंस है, उसका जो करने का तरीका उतना आर्टिस्टिक है, वो जो सेंटर है उसको प्रॉपरली इक्विप्ड है, या डॉक्टर का अल्टीमेटली क्वालिफिकेशन क्या है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जिसको आपको पहले देखना है। सेकेंड थिंग, आप बहुत बार बोल सकते हो कि कॉस्टिंग इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको कहाँ पे आप अफोर्ड कर सकते हो, बट अफोर्ड करने के चक्कर में आपकी ज़िंदगी आप रिस्क में नहीं डाल सकते हो। सो ये कॉस्मेटिक सर्जरी थोड़ी बहुत कॉस्टली हो सकती है, उसको आप माइंडसेट आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। अंदाज़न कितना बॉलपार्क फिगर अगर बता सके? अगर आप मान के चले तो मे बी 1 to 3 लाख के बीच में एक अच्छा सेंटर आपको हाई क्वालिटी रिजल्ट दे सकता है। तो उतना एवरेज है इंडिया में, कहीं कहीं जगह पे इससे भी कम हो सकता है, बट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ओके। सो और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो केयर करना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके पहले वाले जो बाल एग्जिस्टिंग हेयर है उसकी आपको काफ़ी केयर करना है। बहुत बार क्या होता है, सामने का हेयर ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है और फ्यूचर में पीछे के बाल चले जाते हैं, क्योंकि वो ट्रांसप्लांटेड बालों का लाइफ बहुत अच्छा होता है। जो पीछे के बाल हैं वही लाइफ आपको ट्रांसप्लांट के बालों में भी मिलता है। 80 to 90% बाल ज़िंदगी भर रहते हैं ट्रांसप्लांट के। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका अगर कंप्लीट लुक आपको मेंटेन करना है तो एग्जिस्टिंग बालों के साथ आपको ट्रांसप्लांट के बाल तो मिलने ही वाले, ट्रांसप्लांट के रहने ही वाले, तो एग्जिस्टिंग बालों का ख्याल रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। आपको कुछ इसमें जोड़ना है? एक्चुअली देखिए क्या होता है कि ट्रांसप्लांट के बाद, जैसा सर ने कहा, पेशेंट क्या करते हैं कि नहीं अब तो मुझे किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, अब बस जी अब तो हो गया, अब क्यों जाए, बहुत पैसे लगा लिए, अब नहीं जाना चाहिए। बट देखिए क्या, जो हमने ट्रांसप्लांट नहीं किया है, जैसा कि मिनिचराइज्ड हो रहा है, DST फैक्टर तो आपके अंदर बन ही रहा है, ऐसा तो नहीं कि वो ख़त्म हो गया है, वो तो बन ही रहा है। तो आपके जो बाल हैं वो जा सकते हैं, जो ट्रांसप्लांटेड हेयर नहीं है। तो उसके लिए बेसिकली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करते रहना चाहिए, जो सप्लीमेंट्स की कमी है वो आपको लेते रहना चाहिए। और उसके लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमने ट्रांसप्लांट किया तो ये भी ज़िंदगी भर चलेंगे, जो आपके बाल ट्रांसप्लांटेड नहीं है। तो उसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जितना आप अपना ख्याल रखेंगे उतना ही आपके बाल अच्छे रहेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर शशि एंड डॉक्टर गजानन। आपने हम लोग की बहुत सारी ऐसी आई थिंक क्वेरीज थी बालों को लेकर, जिनका
बहुत अच्छे से जवाब दिया है। एक चीज़ तो मैं अपने ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगी, हेयर ट्रांसप्लांट जैसे आप लोगों ने कहा कोई जादू नहीं है, और आप बिल्कुल भी इस गलत फहमी में मत रहिए कि आप अगर एक बार हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे तो ज़िंदगी में कभी आपके बाल नहीं झड़ेंगे और हमेशा वैसे के वैसे ही रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। बालों को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, अच्छे पोषण की ज़रूरत होती है। जैसे डॉक्टर्स ने कहा, आपको अपनी जो स्लीप साइकिल है उसे ठीक करना है, अच्छा खाना खाना है, स्ट्रेस कम लेना है। आपके अगर और भी कोई सवाल है अपनी हेयर केयर से जुड़े हुए तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपको हमारा बैठकी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शशि, डॉक्टर गजानन, आपने हमें इतना समय दिया, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए ललन टॉक।